नमस्कार प्रिय बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, आप सभी के सामने आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं संज्ञान विकास का सिद्धांत। जो संज्ञान विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है उसी पर आधारित आज क्लास होगी। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होगा और बेहतर करने की कोशिश रहेगी दोस्त। और पहले हम सभी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उनके सिद्धांत को समझेंगे। संज्ञान विकास का सिद्धांत में उन्होंने जो 4 स्टेज में अपना दिया संज्ञान विकास का सिद्धांत, उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनाए गए हैं प्रीवियस ईयर में, बात करें चाहे आप सीटेट का पेपर दे रहे हो वहां से क्वेश्चन लिया गया है, अदर बात करें पेपरों से जो आप सभी के क्वेश्चन उठाए गए हैं, समझना है, सीखना है, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्त, एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन है हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में। ध्यान देंगे, बात करें कंप्लीट कोर्स आप सभी के साथ होगा। ध्यान देंगे, 1 साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा और 130 प्लस घंटे की क्लास होगी। 2 नंबर दिए गए हैं, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सभी संपर्क कर सकते हैं दोस्त। बात करेंगे, ध्यान दें, जीन पियाजे के कुछ परिचय पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। इनके परिचय के बारे में देखेंगे, इनका क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि बैकग्राउंड जानना जरूरी होता है दोस्त। तो सबसे पहले हम बात करें जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे एक कहाँ के निवासी थे, तो आप कहेंगे स्विट्जरलैंड के निवासी। कहाँ थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। और बात करें या जब मनोवैज्ञानिक नहीं बने थे उसके पहले एक जंतु वैज्ञानिक हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? एक जंतु वैज्ञानिक हुआ करते थे मनोवैज्ञानिक के पहले। इसके बाद उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया ही, जो बेहद इंपॉर्टेंट इनका योगदान रहा। ध्यान देंगे दोस्त, इनकी बात करें तो यह कहते थे बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जिसका ज्ञान की बात करें, जो अपने खुद का ज्ञान का संरचना करता है, मतलब अपने ज्ञान की रचना करता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ध्यान देंगे, क्या लिखा है? बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। जैसे एक कोई वैज्ञानिक होता उसी प्रकार से बच्चे को भी यह वैज्ञानिक मानते हैं और कहते हैं बच्चे अपने ज्ञान का रचना कैसे करते हैं? खुद से करते हैं। और खुद से बात करें तो अपने वातावरण से करते हैं। किससे? अपने वातावरण से क्या कर लेते हैं? अपने वातावरण से अंतःक्रिया करके और ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, ऐसा उनका मानना था। साथ ही साथ बात करें तो संज्ञान विकास का जो सिद्धांत है उसे हम कह सकते हैं एक और नाम से भी संज्ञानात्मक संरचनात्मक, बात करें संज्ञानात्मक बोल सकते हैं, संरचनात्मक या निर्मितवाद का सिद्धांत भी बोला जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, संज्ञानात्मक तो आप जानते हैं, रचनात्मक भी कह सकते हैं या उसके इतर कह सकते हैं, निर्मितवाद का सिद्धांत भी बोला जा सकता है। तो कई नाम है जिससे आपको कोई गलतियां ना हो, आप सीखते चले, समझते चले। बात करेंगे जीन पियाजे की। जब दोस्त आप बात करते हैं, जीन पियाजे ने अपने ही 3 बच्चों पर लगभग कितने वर्षों तक? 30 वर्षों तक। यहाँ 300 लिख दिया गया गलती से। कितने वर्षों तक? 30 वर्षों तक। जो 30 वर्षों तक अपने खुद के बच्चों पर अध्ययन किया, जिसमें उसमें उनके भतीजे थे, उनके लड़के थे, उस पर अध्ययन करने के बाद यह संज्ञान विकास का सिद्धांत जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी उन्होंने दिया था। ध्यान देंगे दोस्त, उनके बात करें, इसलिए उनका अध्ययन की बात करें सबसे क्या माना जाता है? इफेक्टिव माना जाता है, प्रभावी माना जाता है। साथ ही साथ बात करें संज्ञान विकास का अध्ययन करने की वजह से, यहाँ देखें, करने की वजह से बात करें, जीन पियाजे को क्या बोला जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान। किसके मनोविज्ञान बोले जाते हैं? विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक बोले जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है और कई बार आप सभी से पूछा गया है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो जीन पियाजे बोले जाते हैं। आगे बात करें, जीन पियाजे के अनुसार वह कहते हैं कैसे बच्चा अनुकूलन करता है? बच्चा खुद से अनुकूलन करता है। बच्चा अनुकूलन के माध्यम से सीखता है और चीजों को अनुकूलन के माध्यम से अपने आप को एडजस्ट करता है और अनुकूलित करके सीखता है। अनुकूलन की बात करें तो उन्होंने 2 तरीके से बोला कि 2 तरीके से बच्चा अनुकूलन करता है। कैसे? सबसे पहले बात करें तो एक उन्होंने बताया समावेशन तरीके से, दूसरा उन्होंने बताया समायोजन तरीके से। 2 तरीके से अपने आप को क्या करता है? अनुकूलन करता है, या जीन पियाजे का मानना था। ध्यान देंगे, और बोला जाए जीन पियाजे का जो सिद्धांत की बात करें तो उनके सिद्धांत में 4 चरण आते हैं। कितने चरण आते हैं दोस्त? तो आप कहेंगे 4 चरण आते हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। 4 चरण की बात करें तो उन्होंने कहा कि जिन्हें गुणात्मक रूप से क्या किया जा सकता है? आगे बढ़ाया जाता है। किसके रूप में? गुणात्मक रूप में आगे बढ़ाया जाता है। यह लाइन पूछी गई है कि किस रूप में उनका चरण जो स्टेज था वह बढ़ता है, तो आप कहेंगे गुणात्मक रूप से उनका जो चरण था, स्टेज था, वह आगे बढ़ता है। साथ ही साथ बात करें
किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता और ना कि क्रम बदला जा सकता है। जैसे ध्यान देंगे जो उन्होंने इस क्रमबद्धता बताया, एक सीक्वेंस में बताया कि पहली जो अवस्था उनको उन्होंने रखा, सबसे पहले इंद्रिय गामा जिसे आप जानते हैं 2 से 7 वर्ष रखा था। दूसरे की बात करें जिसे आप जानते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका 2 से 7 वर्ष था, मतलब 0 से 2 वर्ष पहला था, पहला 0 से 2 वर्ष जिसे इंद्रिय गामक बोला जाता है। दूसरे की बात करें जिसका एज था 2 से 7 वर्ष। तीसरे की बात करें जो आपका मूर्त संक्रियात्मक जिसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है, उसका एज 7 से 11 रखा था। और जो चौथे की बात करें उन्होंने रखा था 11 से 15 वर्ष। ये 4 अवस्थाओं में उन्होंने सिद्धांत दिया था। तो उनका मानना था कि किसी भी क्रम को आगे पीछे नहीं, ऐसे जैसे इंद्रिय गामक है या उसके पहले आप मूर्त संक्रियात्मक नहीं रख सकते या फिर आप पूर्व संक्रियात्मक नहीं रख सकते हैं। सबका सीक्वेंस जो है क्रमशः जो है एक चीजें सीक्वेंस में लगाई जाएंगी और किसी भी चरण को आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। ऐसा आप देख भी पा रहे होंगे, लिखा भी गया है। आगे बात किया जाए तो चरण की बात करेंगे। चरण जो 4 चरण थे अभी आपको बताया गया। सबसे पहले बात करें जिसे हम जानते हैं सेंसरी मोटर स्टेज की बात करें, जिसे जानते हैं संवेदी गामक या संवेदी पेशी या इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक अवस्था। इसके कई नाम हैं और कई नाम अलग अलग पेपर में आप सभी से नाम बदल बदल से पूछा गया है, तो फिर आपको गलती करने की कोई संभावना ना रह जाए, इसी वजह से मैं चारों के चारों नाम आपके सामने रख दिया है। और फिर बात करें जिससे हम जानते हैं सेंसरी मोटर, जिसका जन्म की बात करें, जन्म से 2 वर्ष इनका जो एज रखा, उसका एज जो अवस्था का एज उन्होंने रखा, उन्होंने कहा भैया 0 से 2 वर्ष की एज को क्या बोलते हैं, या संवेदी पेशी अवस्था। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चे जो सीखते हैं वह संवेदना के माध्यम से सीखते हैं। कैसे? अपने संवेदना के माध्यम से, अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। इसीलिए उन्होंने 0 से 2 वर्ष को इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक या संवेदी पेशी अवस्था के नाम से रखा। अब हम ध्यान देते हैं कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि विशेषताओं से क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आते हैं। तो पहली अवस्था जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, उसमें कुछ विशेषताएं भी हैं कि भैया क्या क्या गुण पाए जा सकते हैं, क्या क्या विशेषताएं उसमें इंक्लूड हो सकती हैं, जिससे आप पहचान सके कि अगर बच्चा 0 से 2 वर्ष के अंदर है तो फिर बच्चा किस प्रकार से एक्टिविटीज करेगा, क्रिया कर सकता है। जिसमें से बात करें, उन्होंने बताया वस्तु स्थायित्व का एक नाम दिया। वस्तु स्थायित्व की बात करें तो उन्होंने कहा जो बच्चे के सामने कोई वस्तु सामने जब आती है तो उसे क्या है, उसको बच्चा भूलता नहीं, बच्चे में मानसिक चित्रण सा बन जाता है उस वस्तु के प्रति और उसे कुछ टाइम तक उसके दिमाग में रहता है। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कोई बच्चा है, कभी बच्चे के सामने आप फोन चला रहे हैं और फोन चलाते चलाते आप बच्चा छीनने लगा फोन, तो आप फोन को पीछे घुमा लेते हैं और कहते हैं भैया कौवा लेके चला गया। उल्टा सीधा जो भी आपके दिमाग में आता है कई तरीके से बहकाने का बच्चे का प्रयास करते हैं और आप कहते हैं भैया गया, तो बच्चा क्या करता है, पीछे से आकर के आपके पीछे आता है और देखता है कि भैया फोन लिए हो आप, तो चिल्लाने फिर से लगता है। तो वही चीजें कह रहा है। वस्तु स्थायित्व की बात करें तो जो वस्तु स्थायित्व का गुण है दोस्त, वह वस्तु स्थायित्व कहता है कि भैया ओझल नहीं होता, बच्चे के चित्र बने रहते हैं। आगे बात करें मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, जिसे मूल प्रत्ययों पर आधारित उनका व्यवहार करता है बच्चा। इसमें से क्या क्या मूल प्रत्ययों पर आधारित व्यवहार करता है, जैसे हंसना, रोना, बोलना। हमेशा से मूल प्रत्यय जो उसके मूल प्रत्यय हैं, मूल प्रत्यय जन्मजात होती हैं, आप जानते हैं, जो मैकडोवेल ने बताया उसी पर आधारित होकर क्या व्यवहार करता है बच्चा। प्रवर्ती क्रिया, प्रवर्ती क्रिया की बात करें तो इस प्रवर्ती क्रिया की जब आप बात करते हैं तो इसमें कहता है कि बच्चे को जिस वस्तु कार्य करने में जिसमें मजा आता है वही कार्य को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है, और इसीलिए प्रवर्ती क्रिया का नाम उन्होंने रखा। और आगे बात करें अनुकरण, बच्चा इस अवस्था में क्या करता है, शब्दों का, चीजों का अनुकरण करके सीखता है। चाहे अपना बड़ा भाई देखता है तो उसी का नकल करता है, बहन को देखता है, मम्मी पापा को, जैसा जिसका अनुकरण करने मतलब देख जब अपने बड़ों का अनुकरण करके मतलब देख का अनुकरण करता है। स्मृति आधारित अधिगम एवं मानसिक निरूपण, मतलब स्मृतियों के आधारित पर होकर के वह सीखता है, इंद्रियों के आधार पर अधिगम करता है, सीखता है। या आपका सबसे पहला जो एज था, जो पहला स्टेज था, उस स्टेज में बात करें 0 से 2 वर्ष में यह सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इसमें से क्या क्या है एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे। पेपर में जो पूछा जाता है वस्तु स्थायित्व बहुत ज्यादा पूछा जाता है और मूल प्रत्यात्मक पूछा जाता है और प्रवर्ती क्रिया, यह बहुत बार आया है और सभी को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या भैया क्या इसका कहने का सेंस है। अनुकरण की बात करें तो तुरंत सीख जाएंगे क्योंकि छोटे बच्चा अनुकरण करके सीखता है, लेकिन ये तीनों जो बात करें पेपर में हमेशा से इसलिए पूछता है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किस में हो सकता है। आगे ध्यान देंगे
बात किया दूसरी अवस्था की बात करें जिसे हम जानते हैं पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, और इसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो 0 से 2 वर्ष रखा है, और आपके पेपर में भी कई बार यूपी टेट के बच्चे, जैसे पेपर आप जानते हैं फैक्ट सा पूछा जाता है यूपी टेट में, तो इसमें बात करें जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वह कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की बात करें पेडागोजिकल पार्ट में पूछा जाता है। जो रटने वाली चीज़ें हैं वह आपके रटने वाली जब जहाँ पर पेपर होता है वहाँ पर चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यह भी आपको अंतर करना है कि कहाँ कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें पूछी जाएंगी, कहाँ पर रटा रटाई चीज़ें पूछी जाएंगी, और उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को आपको पढ़ते हुए चलना है। ध्यान देंगे। जैसे बात करें अविलोमिता की बात करें, जैसे कहते हैं कि जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की एज में होता है तो उसमें अविलोमिता का गुण पाया जाता है। अविलोमिता की बात करें, उसका जो रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं होता है, अपने आप को रिवर्स नहीं कर पाता है। जैसे बात किया जाए, अगर आप ध्यान देंगे, जैसे कोई चीज़ आपने कहा कि वाह बना दिया, फिर इसके बाद बताया कि वाह ऐसे का बना दिए, डंडे लगा दिए, फिर कहे कि बता दिए का है, फिर इसके बाद आप इसको पीछे से जो डंडे लगाए हैं इसको आप क्या कर दिए, इरेज कर दिया। आप पूछे भैया कहाँ गया, तो कहेगा पता नहीं कहाँ गया। मतलब इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसमें विलोमिता का रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं है, नहीं तो बता देता कि आपने इरेज कर दिया, हटा दिया। तो इस तरीके से अविलोमिता का गुण नहीं पाया जाता। संरक्षण का अभाव की बात करें, कोई चीज़ आप बताते हैं, जैसे कभी कभी आप बताते होंगे कि भैया 1 2 3 4 5 इधर सीरीज से पढ़ते हुए बताते हुए चलते होंगे, तो बच्चा कभी 1 के बाद 7, 7 के बाद 3, 3 के बाद 4 बताता है। इस वजह से बताता है क्योंकि उसमें संरक्षण कंजर्वेशन का गुण अभी मौजूद नहीं है। अगर होता कंजर्वेशन संरक्षण का गुण तो बच्चा ऐसी गलती करता नहीं, इसीलिए संरक्षण का अभाव पाया जाता है। और बात करें केंद्रीकरण की बात करें, बच्चा सेंटर मतलब एक किसी बिंदु पर सेंटर होकर के क्या करता है, एक्टिविटीज करता है। जैसे बात करें बच्चे को जो भी आप कहेंगे उसी पर आधारित होकर चीजें करेगा, अपने तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाता। कभी कभी आपने देखा होगा घर में कि आप देखा होगा कि कभी कभी आप कोई आपके घर में आ गया मेहमान था और आप कह दे भैया जाके बिस्किट लेके आओ, आप बोल दिए जाके 20 ले आओ। मान लीजिए गया बच्चा और दुकान पर 20 बिस्कुट नहीं था, उसके स्थान पर बच्चा नहीं समझ पाएगा, गुड्डे बोला दुकानदार के गुड्डे ले लो, तो कहेगा नहीं हमको नहीं चाहिए और चला आता है। फिर आप घर आने के बाद पूछते हैं कि बताइए कि अगर पूछते हैं कि क्यों नहीं लेके आ, कहेगा गुड्डे बिस्कुट था, पार्ले नहीं, वो आपका 20 नहीं था, तो घर वाले बोलता है वही लेके आए होते हैं। तो ऐसा क्यों करता है? बात करें उसमें या गुण या चीज़ें सोचने की क्षमता नहीं है कि उसके स्थान पर वह चीज़ें यूज हो सकती हैं, इसलिए सेंटर्ड होकर क्या करता है, वह उस पर कार्य करता। अगर थी तो ले आता, नहीं थी तो नहीं ले आता। तो आप ध्यान दें, इसे बोलते हैं केंद्रीकरण, संरक्षण। इसे समझ गए। जीववाद की बात करें तो कहता है इसमें बच्चा जब 2 से 7 वर्ष की एज में होता है तो निर्जीव को सजीव मानता है। कहता है भैया कि हम सामने से हट जाओ, अभी घोड़ा दबा देगा, मार देगा, पीट देगा, ऐसा बोलता है। और भाई क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि बात किया जाए इसलिए बोलता है क्योंकि उसमें जो निर्जीव है सजीव समझता है। जैसे आप देखते होंगे गाड़ी से जब आप जाते रहे होंगे, छोटे थे, हम भी छोटे थे, तो बस पे बैठे रहते थे। बस पे बैठते हुए जा रहे हैं, किनारे पे पेड़ के पौधे लगे होते हैं, रोड के किनारे पेड़ जो पौधे लगे होते हैं, और पेड़ लगे होते हैं तो जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, वह लगे होने की वजह से वह जब आप बस चलती है तो पीछे पीछे यहाँ हटते जाते हैं। तो आपको लगता था कि पेड़ चल रहे हैं, जो पौधे लगे हैं वह चल रहे हैं। तो आप नहीं सोचते थे कि हमारा गाड़ी जो हम जिस बस में बैठे वह नहीं चल रहा है, तो आप सोचते थे वही बस चल। तो इसका क्या मतलब है? मतलब कहीं ना कहीं उसमें आपका सजीवता का गुण आ जाता था। क्या? सजीवता का गुण आ जाता था। इसीलिए आपका जीववाद की बात करें, कभी कभी यह बच्चा कहता है जैसे हाथी घोड़ा लेकर खेल रहा तो कहता है हट जाओ मम्मी पापा हट जाओ, नहीं तो अभी दबा देगा, मार देगा, पीट देगा, ऐसा बोलता है। तो ये चीजें क्या है? जब बच्चा निर्जीव को सजीव समझे तो उसको बोला जाता है जीववाद। और जीववाद का गुण कब पाया जाता है? 2 से 7 वर्ष में। आगे बात करें गिनती, वर्णमाला, क्रम आदि का शुरुआत। बच्चा जब इस अवस्था में 2 से 7 वर्ष की एज में जाता है तो धीरे धीरे गिनतियों को, वर्णमालाओं को सीखता हुआ चला जाता है, इसीलिए इसमें गुण रखे गए हैं। दूसरे के दृष्टिकोण समझ पाने में असफल। इसका क्या मतलब है? जब जो दृष्टिकोण, मान लीजिए आपका बच्चा है और पड़ोसी में जाकर खेलता है, मतलब पड़ोसी जाकर हमेशा से उसको पीट देता है, मार देता है, और रोते हुए जब घर में आता है तो आप कहते हो कि कौन मारा? तो बताता है कि उस घर के बगल वाला जो है वो आदमी हमको पीट दिया है। तो फिर आप समझाते हो कि बेटा मत जाया करो, मार देता है, आपको पीट देता है, वहाँ मत जाया करो खेलने। तो फिर भी बच्चा 1 आध घंटे कहेगा ठीक है नहीं जाएंगे, फिर 1 आध घंटे 2 घंटे बाद फिर से जा करके वहाँ खेलने लगता है। उसको यह समझ नहीं है
कि यह चीज़ें गलत हैं, उसको वह नज़रिया जो है वह दूसरे के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाता है। जैसे हमारे समझने का है कि परिपेक्ष पीट देता है, मार देता है, नहीं खेलना चाहिए उसके साथ, तो बच्चा भूल कर कुछ देर बाद फिर से जाकर उसी में मिलजुल जाता है। तो ये चीज़ें गुड़ पाई जाती है। अहम केंद्रता वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस अवस्था में जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की एज में होता है तो अहम केंद्रता पाई जाती है, क्योंकि वह अपने आप को जो चीज़ें लिया रहेगा उस वस्तु को किसी को देता नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है। सभी बच्चों को लगता है कि पहली अवस्था में अहम केंद्रता पाया जाता है, लेकिन यह गलत है। अगर आपसे पूछे तो अहम केंद्रता आप बताएंगे दूसरी अवस्था में 2 से 7 वर्ष की एज में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे जो तीसरी अवस्था की बात करें, तीसरी अवस्था की जब आप चर्चा करते हैं दोस्त, जिससे हम जानते हैं मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज की बात करें 7 से 11 वर्ष बोला जाता है। कितना बोला जाता है? 7 से 11 वर्ष बोला जाता है। इसमें बात करें विलोमिता का गुण पाया जाता है। जिससे विलोमिता का बात करें, जब से आपने देखा जो का को वा को ऐसे बनाया गया, तो फिर आप अब पता ले जाएगा कि आपने इरेज कर दिया, साफ कर दिया, अभी लिखा गया था। तो विलोमिता का गुण का संरक्षण की बात करें तो बच्चा अब संरक्षित करने लगता है, कंजर्वेशन का गुण आ जाता है, जो आप बताते हैं उसको संरक्षित कर लेता है। साथ ही साथ विकेंद्रीकरण गुण का बात करें, विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है, जिसमें से बात करें आपने सुना होगा कि समान प्रकार के 2 गिलास हैं और समान प्रकार के 2 गिलास अलग अलग 2 लंबे एक चौड़े गिलास में पलट दिया जाता है, और शिक्षिका पूछती है बच्चों से कि भैया बताइए कि इसमें अब किसमें ज़्यादा है, या किसमें ज़्यादा है, या जो रस या जूस है, तो कहेंगे, तो कहता है बच्चा कि जो पतला गिलास है जिसमें लंबाई ज़्यादा दिखती है, कहेगा इसी में ज़्यादा जूस है। तो ऐसा बोलता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बच्चा विकेंद्रीकरण के शिकार है। तो ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाता है। श्रृंखला की बात करें, एक सीरीज में लगाना बच्चा सीख जाता है। कोई सीरीज है जो लगाना, जैसे सीरीज में कौन छोटा कौन बड़ा, जिससे क्रम से लगाना सीखता है। आगे बात करें गणितीय संक्रियाओं की बात करें, जो गणितीय संक्रिया जैसे प्लस माइनस गुणा भाग, ये सारी गणितीय संक्रिया भी करना सीख जाता है। वर्गीकरण की बात करें, जैसे वर्गीय क्लासिफिकेशन की बात जब आप करते हैं कि कौन से वर्ग में कौन सी चीज़ें रखी जाएंगी, या लंबा है तो इसमें इस कैटेगरी में रखा जाएगा, उससे छोटा है तो इसमें, मीडियम वाला इसमें, और उससे सबसे छोटा है तो इसमें, तो उसको सारी चीज़ें उसको व्यवस्थित क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है। तार्किकता की शुरुआत, कहीं ना कहीं अब बच्चे में तार्किकता का आरंभ हो जाता है, कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तार्किकता का आरंभ किस अवस्था में, तो आप बताएंगे तीसरी अवस्था में। अगर आपसे पूछे तार्किकता का जो रीजनिंग, जो आपका थिंकिंग है, या किस में आता है, तो आप कहेंगे कि अगर पूछे कि प्रारंभ कब होता तो आप चौथे की बताएंगे, अगर आरंभ पूछेगा तो तीसरा बताएंगे। या वेरी इंपॉर्टेंट है समानता और अंतर, जिसमें इक्वलिटी एंड डिफरेंस की बात करें, या बच्चा सीख जाता है कि क्या इसमें समानता है, क्या इसमें अंतर है, या जानना या समझना जान जाता है बच्चा। आगे बात किया जाए दोस्त, या तो आपके सामने मूर्त और ठोस संक्रियात्मक अवस्था की बात थी, जिसमें अवस्थाओं की बात करें तो जो विशेषता है उसको आप सीख गए होंगे। नेक्स्ट बात देखेंगे दोस्त, बात करें चौथी अवस्था की जब आप चर्चा करते हैं, जिसका नाम है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या नाम है? औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। इस अवस्था की चर्चा करें दोस्त, इसमें जो पहला है अमूर्त चिंतन। कहीं ना कहीं बच्चा जो मूर्त चिंतन पर था, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता था, उससे हट करके अब बच्चा जो सामने नहीं उसकी भी चिंतन करना आरंभ कर देता है, जिसे हम जानते हैं अमूर्त चिंतन। अब सारी चिंतन कहीं ना कहीं बच्चा अब सारी चिंतन की बात करें, जिसे हम बोलते हैं सृजनात्मक चिंतन, कहीं ना कहीं बच्चा अपने तरीके से सोचना सीख जाता है। परिकल्पनात्मक चिंतन की बात करें, जिससे इमेजिनेशन करना सीख जाता है, एक परिकल्पना करना सीख जाता है इस अवस्था में। और बात करें तार्किकता की चिंतन, मतलब तार्किकता का प्रारंभ की बात करें, पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है। आगे बात करेंगे जीन पियाजे के अनुसार बच्चे के सीखने के लिए उसके वातावरण के साथ खुद से क्या करता है कि खुद के अनुभव का जरूरी है, ना कि समाज का। कहीं ना कहीं वह कहता है बच्चा, मतलब खुद जीन पियाजे कहते हैं जो बच्चा सीखता है खुद के अनुभव को क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, बढ़ावा देते हैं, और ना कि समाज के अनुभव को। कहीं ना कहीं खुद को बढ़ावा देते हैं, मतलब वातावरण के साथ क्या करता है बच्चा, वातावरण के साथ अंतःक्रिया पर, वातावरण के साथ की बात करें, अंतःक्रिया को बढ़ावा देते हैं कौन? जीन पियाजे, और ना कि समाज से अंतःक्रिया को। अगर समाज से अंतःक्रिया की बात अगर आपसे सामने आ जाए तो कौन बढ़ावा देता है, तो आप कहेंगे वाइगोस्की देते हैं, ना कि आपकी जीन पियाजे। यही अंतर है जीन पियाजे और वाइगोस्की में। आगे चर्चा करेंगे तो आप सीखते हुए चलते, समझते हुए चलें। नेक्स्ट बात करेंगे स्कीमा शब्द क्या है। स्कीमा कुछ शब्द की बात करेंगे जीन पियाजे का,
और जीन पियाजे के कुछ शब्दों को चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी स्कीमा या प्रारूप कहा जा सकता है। ध्यान देंगे, बच्चे की सूचनाओं का भंडार गृह जहां पर अपनी सूचनाओं सजे कर क्या करता है बच्चा रखता है। जैसे ध्यान दें, स्कीमा क्या है, जैसे आपको जो भी जानकारी मैं दे रहा हूं उस जानकारी को कहीं ना कहीं अपने दिमाग में आप सेट कर रहे होंगे, जरूरी है, जरूर आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में सेट कर रहे होंगे। तो अगर जब माइंड में आप सेट कर रहे हैं तो कहीं पर से व्यवस्थित करना, वही क्या कहलाएगा, स्कीमा कहलाता है। जैसे आप बात करें मेमोरी कार्ड होता है ना, मेमोरी कार्ड या आपका पेन ड्राइव होता है, आप कहीं ना कहीं किसी फोल्डर में ले जाकर सेट कर देते हो। उसी प्रकार से आपका माइंड जो भी जानकारी, जैसे सीडीपी से संबंधित जानकारी है, मैथ से जानकारी से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं और उसी फोल्डर में ले जाकर के उसी से ज्ञान संबंधित आप ले जाकर सेट कर देते हो। इसीलिए उसे बोला जाता है स्कीमा या जीन पियाजे का शब्द, और पेपर में आया हुआ है। स्कीमा किसका शब्द है, ऐसा पूछा गया था। अनुकूलन की बात करेंगे। अनुकूलन की जब आप बात करते हैं तो अनुकूलन का तात्पर्य ही होता है, क्या होता है, जानकारी को जरूरत के अनुसार ढालना। मतलब अनुकूलन का मतलब है अपने जैसा मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को अनुकूलित कर लेना, कहीं ना कहीं अपने आप को ढाल लेना, क्या कहलाएगा, वह अनुकूलन कहलाता है। अपने आप को ढालना, जरूरत के हिसाब से जहां आपको जरूरी लगे अपने आप को ढाल लें, वही क्या दोस्त, अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन दो तरीके से बात करें, अनुकूलन उन्होंने बताया दो तरीके से होता है, एक समावेशन तरीके से, एक समायोजन तरीके से। क्या, एक समायोजन, एक समावेशन तरीके से। और समायोजन को उन्होंने बताया कि आत्मसातीकरण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आत्मसातीकरण को क्या बोला जाता है, वह बोला जाता है समावेशन, और एक है समायोजन। मैंने आपको बताया ही दो तरीके से। जब जानकारी, ध्यान देंगे इसमें अंतर क्या है, समावेशन समायोजन में अंतर क्या है। समावेशन आपसे कोई दोस्त पूछे तो आप कहेंगे जो पुरानी जानकारी है, जो भी आपके पास जानकारियां हैं पुरानी, उसी पुरानी जानकारी में जब आप ले जाकर के जो मैं जानकारी दे रहा हूं उस जानकारी को आप सेट कर दे रहे हैं, तो क्या है, वह आपका समावेशन है। अगर आपके पास जो पुरानी जानकारी है उसे संशोधित कर रहे हैं, मतलब जब आपके पास पुरानी जानकारी है, मैं कोई जानकारी दे रहा हूं, मेरी जानकारी को महत्व दे रहे हैं और आप जो पुरानी जानकारी को संशोधन कर दे रहे हैं, अंतर कर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको हटा दे रहे हैं, वह क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। समावेशन समायोजन में यही अंतर, समावेशन में पुरानी जानकारी को महत्व दिया जाता है। ध्यान देंगे इसमें क्या होता है, पुरानी सूचनाओं में नई जानकारी को क्या कर दिया जाता है, जगह दिया जाता है, कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है। और अंतर की बात करें तो समायोजन में अंतर किया जाता है, समावेशन में जोड़ा जाता है। जैसे दोस्त ध्यान देंगे, जैसे बात किया जाए हर पक्षी को कौवा समझना, कहीं ना कहीं ध्यान दें, जैसे पक्षी देखिए उड़ने वाले पक्षियों में तोते की बाद गौरैया को शामिल करना, कहीं ना कहीं ध्यान दें। जैसे आप देखते हैं कौवा है और कौवा ब्लैक कलर का है, कौवा ब्लैक कलर का है और कोयल भी ब्लैक कलर की है। अब भाई ध्यान देंगे, जब आप कौवे को, सबसे पहले जब आप कौवा देखिए काँव काँव कर रहा है, आप जब कोयल को देखें, मतलब दोनों बोल नहीं रहे हैं, कौवे को देखें और आपने कोयल को देखा, तो उसको काले रंग से अगर जोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे, कौवा देखेंगे तो भी वही कौवा बोलेंगे, कोयल देखेंगे तो भी, मतलब कहीं ना कहीं आप अंतर नहीं कर रहे हैं, बस कलर से क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जब आप कलर से जोड़ रहे हैं तो समावेशन कर रहे हैं, अगर अब जब आपको पता चला कौवा काँव काँव करता है, कोयल कूं कूं करती है, तो आप क्या कर पाए, अब अंतर कर पाए। पुरानी जानकारी क्या थी आपके पास कि वही कलर से आप पहचान रहे थे, बाद में जब आपको पता चला कौवा काँव काँव करता है, कोयल कूं कूं करती है, तो फिर आप सीख गए कि भैया अब अंतर है, जो मेरी पास जानकारी थी वो गलत थी, इसीलिए हम उससे बोलते हैं समायोजन। क्या बोलते हैं, समायोजन बोलते हैं। अब सीख गए होंगे। जैसे बात करें, फिर से एक बार समझेंगे, जैसे बात करें, जैसे आप सीधा सा मतलब यह है, जो आपके पास आपने अभी जीन पियाजे से संबंधित जो भी जानकारी लिखी होगी अपनी कॉपी में, अगर जानकारी को आप क्या करें, जितनी भी जानकारी आपने लिखी, अभी जो हम जानकारी दे रहे हैं, मान लीजिए कुछ जोड़ना है, तो उसी में जो जीन पियाजे से संबंधित जहां भी आप कोई पॉइंट लिखे होंगे, ले जाकर के फिर से उसी में कुछ पॉइंट जो आपको छूटा है वहीं पे जोड़ दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, समावेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समावेशन कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी जानकारी को पुरानी जानकारी को काटे नहीं है, नई जो जानकारी आपके पास गई उसमें उसको जोड़ लिए। लेकिन मान लीजिए बात करें, आपने जो लिखा था वह पूरी तरीके से गलत था, जो मैंने बताया कि आपको लगा भैया यह चीजें जो सर बता रहे हैं वो चीजें बहुत सही हैं, और आपने उस पेज को फाड़ करके फिर से क्या कर दिए, फिर से आप जीन पियाजे संबंधित पूरी जानकारी लिख दिए, तो कहीं ना कहीं अपने आप को क्या कर दिए, समायोजन कर दिए।
ऐसी आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं और आप सीख गए होंगे, कोई दिक्कतें नहीं होगी। अभी आपको सारे के सारे कई 15-20 क्वेश्चन होंगे जिसके माध्यम से पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझा दूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए गए हैं और आने की संभावनाएं होंगी। तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सीखेंगे तो वही आपके लिए बेहतर होगा, वही मज़ेदार भी होगा। दोस्त आगे बात करें, ध्यान देंगे, साम्यकरण या संतुलन या साम्यधारण क्या है, यह भी पूछा जाता है। जब आपके कोई पास जानकारी हो, उसमें विरोध ही ना हो, तो उसे हमको क्या बोलते हैं, साम्यकरण साम्यधारण बोलते हैं। जैसे आपके पास जो बात करें जीन प्याज से संबंधित आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं है तो विरोध कहां से होगा, या पुरानी जानकारी नई जानकारी कहां अंतर या कुछ भी होगा ही नहीं। मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पास जानकारी है ही नहीं और मैं कोई जानकारी दूं, बस आपको उसको धारण कर ले रहे हैं, उसे बोलते हैं साम्यधारण या संतुलन या साम्यकरण बोलते हैं। जीन प्याजे की बात करें, जीन प्याजे के 3 सिद्धांत है। जीन प्याजे ने कितने 3 सिद्धांत दिए हैं। 3 सिद्धांत की बात करें तो तीनों सिद्धांत की जो आपके पेपर में लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जैसे भाषा में विचार का सिद्धांत उन्होंने दिया था। भाषा विचार के सिद्धांत में उन्होंने माना है कि क्या है महत्व, क्या है, उन्होंने विचार को महत्व दिया, किसको, थॉट को ज्यादा प्रेफरेंस दिया, ना कि लैंग्वेज को। अगर आपसे पूछे लैंग्वेज को किसने महत्व दिया तो आप कहेंगे वाइगोस्की ने दिया है। तो कहीं ना कहीं भाषा विचार का सिद्धांत भी दिया जिसमें विचार को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं जीन प्याजे। वहीं पर बात करें उनकी जो पुस्तक है किसमें लिखे हैं या जो विचार दिया उन्होंने, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, क्या है, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड की बात करें, उनकी पुस्तक का नाम है। और इसी पुस्तक में उन्होंने भाषा विचार का सिद्धांत दिया। दूसरे की बात करें नैतिक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया। जैसे बात करें आपने कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा। कोहलबर्ग का सिद्धांत था, उसी आधार पर उन्होंने अपना भी एक सिद्धांत दिया जीन प्याजे ने, नैतिक विकास का सिद्धांत। और उस कौन सी पुस्तक में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है तो आप कहेंगे द मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड नामक पुस्तक में उन्होंने यह सिद्धांत दिया है। आगे बात करें संज्ञान विकास का सिद्धांत, जिसे आप जानते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करें, वह अभी आपको पढ़ाई जा रहा है। कौन सी पुस्तक है, द साइकोलॉजी ऑफ ए चाइल्ड में इन्होंने लिखा है। तो पुस्तकों से संबंधित, बुक से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन से बुक में क्या उन्होंने लिखा है, क्योंकि एग्जामिनर के मूड है, कुछ भी पूछा जा सकता है। क्योंकि जब जीन प्याजे सिर्फ लिख दिया तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चीजें चल रही हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्त आप सभी के सामने जीन प्याजे से संबंधित मैं कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास किया। वह कॉन्सेप्ट आज की क्लास में इतना सा था कि मैंने आपको सिर्फ संज्ञान विकास का सिद्धांत दिया, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं बताया है। भाषा विचार का सिद्धांत जो जीन प्याजे ने दिया है, उसके साथ साथ बात करें मैंने आपको यह भी नहीं बताया कि जो आप जीन प्याजे ने दिया है एक जो नैतिक विकास का सिद्धांत, उसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। अगली नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा, क्योंकि अभी एक कॉन्सेप्ट को सीख गए हैं। सिर्फ संज्ञान विकास से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं से चीज़ें आती हैं पेपर में। ध्यान देंगे, एक शब्द और है जीन प्याजे का, ध्यान दें। जीन प्याजे मानते हैं जब बच्चा, आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि बच्चा कभी कभी खुद से बातें करता है। भाई खुद से बातें करता है तो उन्होंने एक शब्द दिया जिसका नाम उन्होंने दिया है अहम केंद्रता। क्या दिया है, अहम केंद्रता नाम दिया है। अहम केंद्र, जब बच्चा खुद से बात करता है और अपने ज्ञान को, अपने जानकारी को क्या करता है, व्यवस्थित करता है। बच्चा खुद क्यों बात करता है, क्योंकि अपने दिमाग को, अपने माइंड को, अपनी जानकारी को व्यवस्थित करने की कोशिश करता है और उसी लिए बच्चा खुद से अपने आप से बातें करके अपने आप को सोचता रहता है। तो ये चीज़ें क्या है, उसे बोलते हैं अहम केंद्रता। कौन बोलता है, वह बोलते हैं दोस्त जीन प्याजे। कुछ प्रश्न है, प्रश्नों को समझते हुए चलें। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तरह की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को किस प्रकार की चीजें करनी चाहिए। ध्यान देंगे, तरह की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एज आप जानते ही हैं। इसका जो एज की बात करें तो आप जानते हैं दोस्त, इसका एज जो बोला जाता है 2 से 7 वर्ष बोला जाता है। क्या, 2 से 7 वर्ष बोला जाता है, जिसमें करा मूर्त संसाधनों और बहुत सी दृश्य शब्द सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। करा जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। करा अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए, या फिर करा कल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। दोस्त इसमें से बताएंगे कौन सा ऑप्शन एकदम राइट है जी, बताने का प्रयास करेंगे दोस्त। इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, पहले आप अच्छे से प्रश्न पढ़ लीजिए। जब आप प्रश्न पढ़े रहेंगे फिर आप गलतियां नहीं करेंगे, इसीलिए आपके सामने मैं प्रश्न रख दिया हूं और बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से राइट हो सकता है।
अच्छा प्रश्न है, बताने का प्रयास करेंगे। दोस्त आप जानते हैं कि जब आप जानते हैं कि 2 से 7 वर्ष की एज से संबंधित हमें जानकारी लेनी है तो सबसे पहले हम हर ऑप्शन को पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य शब्द सामग्रियों का प्रयोग करता है। क्यों? क्योंकि जो मूर्त दिखता भी है उसके साथ साथ दृश्य शब्द सामग्रियों का यूज करता है, किसमें? दूसरी अवस्था में, और यही राइट है। जटिल पदानुक्रमित दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना, यह दोस्त आपका बच्चा कहाँ से कर पाएगा? 2 से 7 वर्ष में जटिल चीजें कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको सामने चीजें या करने की क्षमता नहीं, उसमें या परिपक्वता नहीं है, तो फिर कर नहीं पाएगा। मूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना, तो मूर्त समस्याओं पर करने के लिए वह चौथी अवस्था, जब तक बच्चा 11 से 15 साल का नहीं हो जाएगा तो फिर काम नहीं कर सकता है, इसलिए यह भी गलत है। परिकल्पनात्मक सोच मैंने आपको बताया था, इमेजिनेशन वाला जो थिंकिंग पावर है यह बच्चे में जनरेट होता है, जो आता है वह 11 से 15 साल की एज में आता है। फिर इसकी बात हो नहीं सकती, ना बी होगा, ना सी होगा, ना आपका डी होगा, इसलिए हमारा ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे जी। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ें। कारक कि किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तो संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? जी ध्यान देंगे दोस्त, कारक कि प्रतीकात्मक खेल की बात करें मतलब कहीं ना कहीं प्रतीकों के आधार पर बच्चा सीखता है। जैसे कभी कभी आपने देखा है कि वह तितली, जैसे चिप्स है, तितली कहती है, तितली इस तरीके से चीजें बोलता है, तो बच्चा इसी बात को कह रहा है कि जो प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है जब किस बात का समर्थन करता है? संज्ञान विकास का शैशवावस्था में करता है, या प्रारंभिक बाल्यावस्था, या मध्य बाल्यावस्था, या किशोरावस्था? ये बताएंगे सेकंड नंबर के लिए कौन सा राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हैं प्रतीकात्मक खेल की बात करें तो यह जो बच्चे में जागृत होता है किस एज में आता है? बात करें 2 से 7 वर्ष की एज में आता है। किसमें? 2 से 7 वर्ष की एज में, जिसे हम जानते हैं जिसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जब आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बात करें 2 से 7 रखा गया। वहीं पर शैशवावस्था की बात करें तो क्रमशः जब आप मध्य और प्रारंभिक बाल्यावस्था लिख दिया तो आप शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से ऑप्शन रखा है। अगर पूर्व बाल्यावस्था नहीं होता तो फिर हम 0 से 6 वर्ष लिखते हैं। यहीं पर बात करें इन्फेंसी की, जब आप बात करते हैं दोस्त, इन्फेंसी की बात करें तो इन्फेंसी का अर्थ ही होता है इन प्लस फेरी। क्या होता है? इनफ्लस फेरी होता है बच्चा जहां तक बोलने में, जब तक बोलने में अयोग्य है, मतलब बोल नहीं पाता जब तक, तभी तक बोला जाता है क्या? शैशवावस्था। आप जानते हैं बच्चे 2 वर्ष तक नहीं बच्चा सही तरीके से बोल पाता, और 2 वर्ष के बाद बच्चा धीरे धीरे बोलने लगता है, इसीलिए शैशवावस्था को बोला जाता है, जिसे शैशव काल भी कहते हैं। और कई बार पेपर में पूछा गया तो आप बताते हैं 0 से 2 वर्ष को क्या माना है? जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को माना, लेकिन सामान्यतः जो शैशवावस्था को 0 से 6 वर्ष माना जाता है। लेकिन जब ऑप्शन इस तरीके से रख दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका अब 0 से 2 वर्ष इंक्लूड करेगा। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था का एज की बात करें तो आप जानते हैं 2 से 6 वर्ष माना जाता है। कितना माना जाता है? 2 से 6 वर्ष माना जाता है, और इसीलिए 2 से 6 वर्ष वाला 2 से 7 से बिलोंग कर रहा है, इसीलिए जो राइट ऑप्शन होगा हमारा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। एक 5 वर्ष की बच्ची जब वह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास में से एक चौड़े में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है, पियाजे के अनुसार इसका पीछे क्या कारण है? करा कि वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, करा वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वह नकल नहीं कर सकती। जी बताएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस तरीके से प्रश्न आए हुए हैं, बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। करा 5 वर्ष की बच्ची है, जब वह तर्क करती है, मतलब तर्क करने में क्या रहती है? विफल रहती है कि कहीं ना कहीं करा कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी कहीं ना कहीं समान रहता है। ध्यान देंगे, मतलब इतना सा ध्यान है, इतना से आप समझिए। कहीं ना कहीं बच्ची या समझ नहीं पा रही, जो पतला गिलास था और इसके बाद अब चौड़े में गिरा दिया गया उस पानी को। जब गिरने के बाद उसको अब समझ नहीं आ रहा पानी सेम है कि ज्यादा है, कम है, क्या हुआ? पानी तो सेम है, क्योंकि जब लंबे में था उसी को पलट दिया गया है, तो पानी तो समान है। यह समझने में क्या हो रही है? विफल हो रही है। और इस कहीं ना कहीं या बच्चे के बीच प्रतिवर्ती जो सोच है, कहीं ना कहीं जो रिवर्सिबिलिटी वाली चीज है, वह चीजें नहीं सीख पा रही है, कर नहीं पा रही है। और राइट ऑप्शन होगा हमारा इज द राइट ऑप्शन। करा कि वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। ना आपका सी होगा, ना बी होगा, ना डी होगा, आपका इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है?
करा अदम्यता और निरंकुशता, करा अधिकारिता और कठोरता, प्रभुत्व और निर्देशन, लचीलापन और गतिशीलता। जीन पियाजे कहते हैं भैया टीचर में जो गुण होने चाहिए, जो विशेषताएं होनी चाहिए, वह विशेषताएं लचीलापन का होना चाहिए, गतिशीलता का ना होना चाहिए, और राइट ऑप्शन होगा हमारा डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 5th नंबर के लिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामीकरण कहलाती है, संगठन या समायोजन या समावेशन। जी बताएंगे इसमें से क्या कहलाती है? 5th नंबर के लिए कमेंट करेंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। जी बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट होगा। तो कहते हैं जो बच्चा स्वयं और पर्यावरण के बीच क्या करता है, अपने आप को संतुलित करता है, क्या सामंजस्य करता है, बैठाता है, संतुलन करता है, वह क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। राइट ऑप्शन होगा हमारा ए राइट होगा। 6 नंबर के लिए ध्यान देंगे, बच्चे किस चरण में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं? जैसे अपने सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली बुद्धिमान है तथा क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान है? कहीं ना कहीं रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं तार्किक सोच पर आधारित है। मैंने बताया था तार्किकता का जो विकास होता है वह चौथी अवस्था में आता है। कौन किस में आता है? अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आता है। और कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन भी दिया गया संवेदी पेशी गलत होगा, पूर्व संक्रियात्मक गलत है, मूर्त संक्रियात्मक भी गलत है। राइट ऑप्शन होगा हमारा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि इसमें क्या है, कहीं ना कहीं रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है और इसीलिए तार्किकता पर आधारित है। राइट ऑप्शन होगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 7 नंबर के लिए जीन पियाजे के संज्ञान विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? मैंने आपको बताया था बच्चा कंजर्वेशन का गुण किस अवस्था में, बच्चा किस कंजर्वेशन की बात करें, कंजर्वेशन की बात करते हैं जब आप दोस्त, तो कंजर्वेशन वाला गुण कब आता है बच्चे में? तो मैंने बताया था तीसरी अवस्था में आता है। किस में आता है? वह तीसरे स्टेज में आता है। तीसरे स्टेज का नाम आपको मैंने बताया है जिसे बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, और कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज का मतलब है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सी इज द राइट ऑप्शन। संवेदी पेशी आप जानते हैं इसमें हो नहीं सकता है। अगर आपसे पूछा होता है संरक्षण का अभाव किस में होता है, अगर आप पेपर में आपसे पूछ लिया होता संरक्षण का अभाव किस में होता है, तो आप कहते भैया दूसरी अवस्था में होता है। किस में होता है? दूसरी अवस्था में। अगर आपसे पूछते तो विलोमिता किस अवस्था में, क्योंकि पेपर एग्जाम में किसी आधार पर बनाया जा सकता है, देखने से मतलब कहीं ना कहीं बस ऑप्शन इसको पलटी मारा, शब्द अंदर किया और चीजें ऑप्शन में वही रख दिया। तो विलोमिता पूछ लेता तो आप जो बोलते 3 में पाया जाता है, अविलोमिता पूछ लेता तो आप सीधा बताते दूसरे में। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। आप विलोमिता पूछता तो सीधा होता दूसरे में, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट पर देखेंगे 8 नंबर के लिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? कि जब बच्चे को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बच्चों को पढ़ाते हुए, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा है तो दोस्त ध्यान देंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चे सब 7 से 11 वर्ष के अंतर हैं, 7 से 11 वर्ष के अंदर है। अब कहीं ना कहीं इनको देखना है कि क्या नहीं करना चाहिए शिक्षिका, वर्गीकरण के मौके देना, या ऐसी समस्या जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, या क्रमिक करने के लिए कार्य देना, या मूर्त संसाधन देना। तो कौन सा ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए? कहीं ना कहीं मतलब विपरीत आपका ऑप्शन इसमें से कोई है। जी बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। अच्छा प्रश्न है, आप जानते हैं तो आप कहीं ना कहीं ऐसी समस्या दें जिसमें अमूर्तता हो, ऐसी समस्याएं बच्चों को नहीं देनी चाहिए। और ऐसी समस्या अगर का मतलब है अगर ऐसी समस्या दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे का एज कितना हो, 11 से 15 वर्ष हो, क्योंकि जीन पियाजे मानते हैं कि अमूर्त चिंतन का गुण किसमें आता है, वह 11 से 15 साल की एज में बच्चे में पैदा होता है। इसीलिए दोस्त आपका यही ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा था नहीं, तो नहीं से संबंधित ही हमको ढूंढना है, तो नहीं से संबंधित है तो राइट ऑप्शन होगा बी। 9th नंबर के लिए कह रहा जब कोई छोटी बच्ची ऊंट को पहली बार देखती है उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। भैया पहले उसने कभी ऊंट को देखा ही नहीं है, घोड़े को देखा है, जैसे समावेशन समायोजन की बात अब कहीं ना कहीं होने वाली है। कह रहा कि जब पहले उसने ऊंट को देखा नहीं, घोड़े को देखा, और ऊंट को देखने के बाद कहा कि ऊंची पीठ वाला घोड़ा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वह उसके दिमाग में क्या हो गया है, उसके दिमाग में समावेशन हो गया है। क्योंकि समावेश कहीं ना कहीं अब अगर बात करें तो अगर कहीं ना कहीं अगर घोड़े और ऊंट में कहती स्पीड का अंतर समझ नहीं पा रही, सिर्फ
उसकी ऊंचाई से क्या करे, अंतर कर रही है, मतलब ऊंची पीठ वाला कर रही करे। इसके सिद्धांत के पीछे क्या उदाहरण है, किसका उदाहरण करा, संरक्षण का, केंद्रीयता का, जीववाद का, समावेशन का। संरक्षण हो नहीं सकता, कहीं कंजर्वेशन वाला चीजें हो नहीं रही हैं, इसलिए दोस्त या नहीं होगा। केंद्रीकरण कहीं एक बात पर सेंटर्ड नहीं हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन कहीं नहीं हो रहा है, केंद्रीकरण नहीं हो रहा है, जीववाद हो नहीं रहा है। तो जीववाद का जहां निर्जीव को सजीव समझा जाता है ऐसी भी एक्टिविटीज नहीं हो रही, समावेशन होगा, राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि 10 नंबर के लिए कर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। समझते हुए चले, सीखते हुए चले, कोई दिक्कतें नहीं, बस आपको हर चीजों को अच्छे से अभ्यास करना है। करा अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। का वस्तु और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। करे ऐसी समस्या देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय सोच पर आधारित हो, या फिर करा ऐसी समस्या देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण समझ की आवश्यकता हो। ध्यान दें, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कर बच्चों की बात ध्यान देंगे, जो मूर्त है, कहीं ना कहीं मूर्त है तो इसका मतलब है बच्चा 7 से 11 वर्ष की एज में है। अगर 7 से 11 वर्ष की एज से संबंधित कहीं ना कहीं चीजें मिल रही हैं तो हमारा वही राइट हो जाएगा। ध्यान देंगे, कर अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाने चाहिए। भैया जब उसमें गुण ही नहीं अभी आया तो अभ्यास करा के आप क्या कर लेंगे, अभ्यास करा के कुछ होगा तो भी नहीं। जैसे आप ध्यान दें, जब उसमें वह एबिलिटी आती या उसमें यह क्षमता आती तभी तो आप कर सकते थे कुछ। जब उसमें क्षमता ही नहीं है तो फिर आप कर कैसे सकते हैं। तो इसका मतलब ए हो नहीं सकता। अमूर्त संरचनाओं से चीजें अभी नहीं, क्योंकि अमूर्त संरचना वाली 11 से 15 साल में होती है, तो 11 से 15 नहीं है, 7 से 11 ही, इसका मतलब गलत। वस्तु और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मुहैया कराने चाहिए, एकदम सही है, क्योंकि वर्गीकृत करने का जो क्लासिफिकेशन करने का गुण बच्चे में आ ही जाता है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो, ऐसा भी बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए बच्चा 11 से 15 वर्ष में हो जाना चाहिए। ऐसी समस्या देनी चाहिए जिसमें तर्कपूर्ण, मतलब कहीं ना कहीं तार्किक चिंतन की बात कराए, इसका मतलब यह भी नहीं हो सकता 11 से 15 से बिलोंग कर रहा है, राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें 11 नंबर के लिए, जीन पियाजे के संज्ञान विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब सा बन जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व परंपरागत अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ध्यान देंगे दोस्त, कहीं ना कहीं जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है या जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लिखा है कहीं ना कहीं कोहलबर्ग का है, तो कोहलबर्ग यहां से आपको कोई मतलब नहीं, कोहलबर्ग से संबंधित चीजें है ही नहीं, तो यहां पर ऑप्शन आपका ए हट जाएगा। अब आपके सामने 3 ऑप्शन लिखे गए हैं, क्वेश्चन को पढ़ रख सकते हैं और बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न है। आप जानते हैं मित्र कि कहीं ना कहीं कह रहा है कि बच्चे के दिमाग में बच्चा कौन सा समझ बना लेता है, इसमें कह रहा प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं के प्रतिनिधित्व के लिए किया जाता है। जैसे वस्तुओं का इस्तेमाल, प्रतीकों का इस्तेमाल, जैसे साइकिल आप शब्द बोलते हैं तो कहीं ना कहीं प्रतीक के माध्यम से प्रतीकात्मक सोच कब आता है बच्चे में। प्रतीकात्मक सोच की बात करें तो आप जानते हैं प्रतीकात्मक सोच की बात करें, प्रतीकों से आधारित सोचने लगता है, वह आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे वह दूसरी अवस्था में जिसे हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं, इस अवस्था में बच्चे में आता है। तो इसीलिए दोस्त आपका क्या राइट होगा, वह राइट आपका होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। सी की बात करें, सी हो नहीं सकता, क्योंकि सी की जब आप दोस्त बात करते हैं तो यह नहीं होगा, क्योंकि प्रतीकात्मक सोच आपका बी में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बात करेंगे 12 नंबर के लिए, जीन पियाजे के सिद्धांत में एक समय में किसी वस्तु को केवल एक विशेषता पर सोच दे पाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? केंद्रितता कहलाती है, प्रतिवर्तिता कहलाती है, आत्म केंद्रीकरण कहलाती है, जीववाद कहलाती है। मैंने आपको बताया किसी एक बिंदु पर आप सिर्फ सोचते हो, उससे इतर आप सोच ही नहीं पाते, और ऐसा एक बिंदु पर सोचना क्या कहलाता है? वह केंद्रीकरण कहलाता है। और केंद्रीकरण का गुण आपको मैंने बताया किस अवस्था में पाया जाता है, तो मैंने यह भी बताया भैया, या केंद्रीकरण की अवस्था आपको 2 से 7 वर्ष की एज में देखने को मिलता है, और 2 से 7 वर्ष की एज का नाम क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और आपका जो ऑप्शन भी दिया गया है, कहीं ना कहीं अगर ऐसा मिलता हुआ है तो वही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्त ध्यान देंगे, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का 2 से 7 और केंद्रीकरण का गुण ऐसा
मतलब कहीं ना कहीं एक बिंदु पर आप सोचते हैं। मैंने आपको बिस्कुट वाला एग्जाम्पल देकर अभी एक्सप्लेन किया था थ्योरी में, तो राइट ऑप्शन होगा आपका ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 13 नंबर के लिए कह रहा 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है। भैया जब 5 साल की बच्ची ही है तो कहीं ना कहीं बच्ची 2 से 7 वाली एज में तो है, 2 से 7 वाले के बीच ही है। अगर 2 से 7 वाले के बीच है तो उसका नाम आप जानते हैं पूर्व संक्रियात्मक ही होगा। उसका नाम क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक नाम ही होगा। अब भाई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जब नाम ही है तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित अब आप हमको ढूंढ लेना है कि कौन सा इसमें से राइट हो सकता है। संभावित कारकों और उसके प्रभावों को की परिकल्पना या घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना, या प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण, या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार और प्रतीकात्मक सोच की शुरुआत। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा? अच्छा प्रश्न है जी। बताएंगे इसमें से क्या राइट हो सकता है? जी आप बताएंगे इसमें से क्या राइट हो सकता है? अच्छा प्रश्न है, बताने का प्रयास करेंगे दोस्त। जब आप 2 से 7 की बात करते हैं, 2 से 7 की बात किया जाए, देखिए क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, कह रहा है संभावित कारकों और उसके प्रभावों की परिकल्पना। अब भाई परिकल्पना इमेजिनेशन वाली चीजें किस अवस्था में आएंगी? तो मैंने आपको बताया था 11 से 15 में आएंगी। किस में आएंगी? 11 से 15 में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ऑप्शन हो नहीं सकता है, एकदम पूरी तरीके से गलत है। अब इसमें कह रहा वैज्ञानिक रूप से जांच करने, भाई ये वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए आप ध्यान देंगे अमूर्त चिंतन होना चाहिए, क्योंकि जब तक वैज्ञानिक सोच का, जब तक वैज्ञानिक सोच में जब तक अमूर्त चिंतन का गुण नहीं रहेगा तो फिर हो नहीं सकती है। इसीलिए अमूर्त चिंतन वाली चीजें हैं तो फिर आपका 11 से 15 वाले में मिलता रहा है, तो यह भी गलत होगा। प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण, यहां तो बात बनती, लेकिन यहां अमूर्त जो तर्कीकरण लिख दिया गया है, तार्किकरण, यही गलत है। अमूर्त वाली चीजें नहीं हो सकती है। राइट ऑप्शन होगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर करा, अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली। भैया आलू की चिप्स ली और कहती है भैया तितली है। कि जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था में आता है? मैंने बताया कि प्रतीकात्मक सोच किस में आता है, चिंतन किस में आता है? कहीं तितली को देख करके आप आलू की चिप्स को देखकर तितली बोलते हैं, कहीं ना कहीं आता है प्रतीकात्मक सोच की बात करें। प्रतीकात्मक सोच किस में आता है? मैंने आपको बताया था इस पर आधारित होकर प्रतीकात्मक क्रिया करती है, सोच होता है वह मैंने आपको बताया तो 2 से 7 वर्ष की एज में होता है। और 2 से 7 वर्ष का एज कहीं ना कहीं आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। अगर ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा हो वही हमारा राइट होगा। तो ऑप्शन में लिखा भी गया, चारों अवस्थाएं लिखी गई हैं, तो चारों अवस्था में कौन सा राइट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सीखते हुए चले, समझते हुए चले, ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्त। 15 नंबर के लिए बात करेंगे, जीन पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव को बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाता है? अनुकूलन या समायोजन, संरक्षण या केंद्रीकरण? जी बताएंगे। अच्छा प्रश्न है। करा कि अपने आप को क्या करने के लिए, अपने आप को बात करें, अपने आप के एक बच्चा एक नए अनुभव को प्राप्त करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित करता है, अपने आप को स्कीमा को क्या करता है? रूपांतरित करता है। और ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है दोस्त। मैंने आपको बताया था अनुकूलन 2 तरीके से बच्चा करता, एक करता अनुकूलन एक समायोजन तरीके से, एक समावेशन तरीके। समायोजन और समावेशन 2 मैंने बताया। समावेशन में मैंने आपको बताया कि पुरानी जानकारी को महत्व दिया जाता है और फिर उसी को हम जोड़ देते हैं, जो आपके पास जानकारी पुरानी है नई जानकारी को ले जाकर जोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या करा, रूपांतरित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अंतर करें। जो पुरानी जानकारी है वह उसमें जब नई जानकारी बच्चे के पास आई कहीं ना कहीं रूपांतरित कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। इसलिए हमारा क्या राइट होगा? यह हमारा होगा समायोजन। क्या होगा? समायोजन। बी ऑप्शन। अनुकूलन का पार्ट ही समायोजन है। इसलिए दोस्त ना संरक्षण का होगा, कंजर्वेशन वाला कहीं पार्ट ही नहीं है, सेंट्रलाइजेशन वाला कोई चीज ही नहीं दिख रहा है, अनुकूलन के ही पार्ट समायोजन है। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा बी। दोस्त आप सभी के सामने देखिए बम्पर ऑफर के साथ आप सभी आरओ के अधिकारी बैच में जुड़ सकते हैं। देखिए सहायक, देखिए आरओ की बात करें कंप्लीट बैच ले सकते हैं। और साथ ही साथ बात करें 2 नंबर दिए गए हैं, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं कोई जानकारी प्राप्त करनी हो। ध्यान दोस्त आपने जो सीखा, और साथ ही साथ बात करें आपके सामने 2 पुस्तक लिखी है, वह अपनी हिंदी की पुस्तक है, समीक्षा अधिकारी के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए है। साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी के लिए वहीं पर बात करें आपका जो समान अध्ययन की पुस्तक है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए, इसे आप सभी परचेज कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है दोस्त। ध्यान देंगे
तो आप सभी के सामने मैं जीन पियाजे से संबंधित चीज़ों को रखने का प्रयास किया। जीन पियाजे का सिद्धांत एक बार फिर से रिकॉल करता हूं, जिससे आप सीख जाएं। जीन पियाजे का सिद्धांत की बात करें, जिसे हम संज्ञान विकास का सिद्धांत बोलते हैं, और संज्ञान विकास के सिद्धांत से ही प्रश्न हमेशा से पूछे जाते हैं। और उनके जो यह सिद्धांत था, हमेशा से पेपर में 1 ना 2 क्वेश्चन हमेशा से एग्जामिनर का या ट्रेंड ही है, दिमाग ही है, हमेशा से यहाँ चीज़ें रखता है। अब रखने का प्रयास यह करता है, क्योंकि अब जब सिंपल क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछता कि आपको जो अवस्थाओं से संबंधित एज पूछ लिया, ऐसा पूछता नहीं, उसकी विशेषताएं पूछ लेता है कि कौन सी अवस्था में क्या विशेषता पाई जाएंगी। और जब आप कॉन्सेप्ट को सीख रहेंगे फिर गलतियां नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आपका पेडागोजिकल पार्ट था, अभी चाहते तो फैक्ट रख देते, लेकिन पेडागोजिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं आप सभी, EMRS के लिए पढ़ रहे हैं, आप सभी TGT, आप सभी सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, आप सभी DSSB के लिए पढ़ रहे हैं। तो आप सभी इस तरीके से जब आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सारी चीज़ें पेडागोजिकल ही पूछी जाने वाली हैं। अदरवाइज कॉन्सेप्ट को सिर्फ फैक्ट की नॉलेज से अगर परपेज करें तो यहाँ से पूछी नहीं जाती हैं। अगर होता तो हम उस तरीके से प्रश्न रखते। तो आप सभी सीखते हुए चले, समझते हुए चले, और अच्छे से पढ़ेंगे, बेहतरीन पढ़ेंगे तो ही बेहतर कर पाएंगे दोस्त। अच्छी अगली क्लास में पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, नेक्स्ट किसी पार्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।